नेवी डे से एक दिन पहले भारतीय नौसेना की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस को शनिवार को राजधानी दिल्ली में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग को ऐतिहासिक बताया और कहा कि आईएनएस विक्रांत हमारे बीच आत्मविश्वास को प्रेरित करता है और यह हमारी स्वदेशी क्षमता का एक चमत्कार प्रतीक है। इसने दुनिया में राष्ट्र के कद को बढ़ाने में योगदान दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हाल की वैश्विक घटनाएं इस बात को रेखांकित करती हैं कि हम अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। सरकार ने हमें आत्मनिर्भर भारत पर बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं और शीर्ष नेतृत्व के लिए नौसेना की प्रतिबद्धताओं में से एक यह है कि हम वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर नौसेना बन जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने उनके लिए अवसर सृजित करने के लिए कई कदम उठाए हैं ताकि वे आगे बढ़ सके। उन्होंने दिव्यांग लोगों के धैर्य और उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर मैं अपने दिव्यांग बहनों और भाइयों के धैर्य और उपलब्धियों की सराहना करता हूँ। हमारी सरकार ने कई पहल की जिन्होंने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अवसर पैदा किए हैं और उन्हें चमकने में सक्षम बनाया है। बता दें, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाने और उनके सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति और संसाधनों को जुटाने के लिए 3 दिसंबर को यह दिन मनाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने वालों को खूब खरी खोटी सुनाई है। कांग्रेस के राहुल गांधी सहित तमाम नेताओं को आड़े हाथ लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेता अभद्र भाषा का उपयोग करके पीएम की लोकप्रियता को कोस रहे हैं, उन्हें गाली दी जा रही है। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस ने हमारे पीएम को 100 गालियां दी हैं। अब आम जनता ही कृष्ण है और जनता ही लोकतांत्रिक रूप से कांग्रेस सहित तमाम अभद्र टिप्पणी करने वाले नेताओं को कठोर जवाब देगी। श्रीमद् भगवत गीता जयंती महोत्सव पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बेंगलुरु में इस्कॉन के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गीता सिर्फ एक ग्रंथ भर नहीं है, यह जीती जागती ज्ञान गंगा है जो प्राचीन काल से मानव को अपने ज्ञानामृत से सींचती चली आ रही है। उन्होंने कहा, अनादि काल से चले आ रहे मानवीय भावों को उद्दात करने का एक माध्यम है गीता। गीता शाश्वत है, नित्य है, सत्य है, इसलिए गीता का कोई एक दिवस ना होकर हर एक दिवस होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भौतिक सफलता के बावजूद लोगों को आध्यात्मिक कल्याण की तलाश है। आधुनिकता के बावजूद हम अपने अस्तित्व के सवालों के जवाब खोजने के लिए अध्यात्म का ही दरवाजा खटखटाते हैं। भारत के ज्ञान के भंडार को दुनिया ने स्वीकार किया है और अपनाया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के G20 एजेंडे का खुलकर समर्थन किया है। IMF के नीति समीक्षा विभाग के निदेशक सेला ने अगले सप्ताह होने वाली भारत और चीन की अपनी यात्रा से पहले संवाददाताओं से कहा कि IMF भारत के G20 एजेंडे का पूरा समर्थन करता है जो मौजूदा वैश्विक संकटों से संबंधित उन मुद्दों पर आम सहमति बनाने की योजना पर काम कर रहा है जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। बता दें कि भारत ने 1 दिसंबर को औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की थी, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का यह बयान आया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास अधिनियम संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसके लिए राष्ट्रपति मुर्मू को धन्यवाद दिया है और कहा कि अब इस नए कानून के जरिए से विभिन्न कारणों से अधूरे या रुके हुए निर्माण परियोजनाओं को टेक ओवर करना और उनका पुनर्विकास करना संभव होगा। बता दें कि इससे उन लोगों को खास फायदा होगा जिनके घर बनाने संबंधी निर्माण कार्य कई वर्षों से किसी न किसी कारण से रुके हुए हैं। अब मुंबई शहर में रुके हुए भवनों के पुनर्विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया है। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को 6 दिसंबर को पूछताछ के लिए तलब किया है। कविता तेलंगाना राष्ट्र समिति की विधान परिषद सदस्य भी है। सीबीआई ने कविता को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के तहत नोटिस जारी किया है और 6 दिसंबर को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए तलब किया है। बता दें, आबकारी घोटाले में रिश्वत लेने के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा दायर रिमांड रिपोर्ट में कविता का नाम आने के बाद उन्होंने कहा था कि वह किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के खिलाफ रामपुर उपचुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण का एक और मुकदमा दर्ज किया गया है।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 1 दिसंबर को रामपुर आए थे, जहां उन्होंने विधानसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी आसिम राजा के समर्थन में किले के मैदान में जनसभा को संबोधित किया था। इस दौरान आजम खान ने भी भाषण दिया, जिसमें पुलिस और प्रशासन के साथ ही चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा था। वहीं पुलिस अध्यक्ष अशोक कुमार शुक्ला ने बताया कि आजम खान पर आचार संहिता का उल्लंघन करने के साथ ही संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ गलत बयानबाजी करने का आरोप है, इसलिए उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। गौरतलब है कि इससे पहले उनके खिलाफ महिलाओं के बारे में अमर्यादित टिप्पणी करने और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। कश्मीर में सुरक्षा बलों के शिकंजे और आम कश्मीरियों के घटते समर्थन के बीच आज कश्मीरी आतंकियों का बड़ा संगठन हिजबुल मुजाहिदीन अंतिम सांसें गिनने लगा है। जम्मू कश्मीर के पुलिस के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर शेषपाल वैद ने बताया है कि इन आतंकियों को न हथियार मिल रहे हैं, न ठिकाना, न पैसा और न ही कश्मीरी युवाओं का साथ। उन्होंने बताया कि कभी इस संगठन में करीब 5000 आतंकी थे, लेकिन आज केवल 5 आतंकी ही बचे हैं। इसके अलावा हिजबुल के ओवरग्राउंड वर्कर और वित्तीय नेटवर्क दोनों लगभग नष्ट हो चुके हैं। भारत की चीनी मिलों ने पेराई सीजन के पहले 2 महीनों में बढ़ते उत्पादन को देखते हुए चीनी निर्यात के लिए योजनाएं बनानी शुरू कर दी है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 2 महीने में ही चीनी मिलों ने 48 लाख टन चीनी का उत्पादन कर लिया है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में किए गए चीनी उत्पादन में 50,000 टन अधिक है। निर्यात मांग के अनुसार चीनी मिलें निर्धारित चीनी का निर्यात करने को उत्सुक है और योजनाएं बनाई जा रही हैं। रूस से खरीदे जाने वाले क्रूड ऑयल के लिए G7 देश बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। G7 के साथ ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड ने भी रूस से खरीदे जाने वाले तेल की प्राइस कैप लिमिट $60 प्रति बैरल करने के लिए सहमति जताई है। रूस अगर G7 की प्राइस कैप से कम कर तेल बेचेगा तो शिपिंग, इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस कंपनियां दुनिया भर में रूसी ऑयल के कार्गो को अपनी सेवाएं नहीं दे पाएंगी। बता दें कि G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी कथित विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टीम इंडिया के बांग्लादेश दौरे को लेकर बड़ी जानकारी दी है। हाथ में चोट लगने के कारण भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी वनडे और टेस्ट श्रृंखला में प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। इनके स्थान पर टीम में भारतीय तेज गेंदबाज उमरान मलिक को शामिल किया गया है। 3 मैचों की वनडे सीरीज कल से मीरपुर के शेर बांग्ला स्टेडियम में शुरू हो जाएगी। फीफा विश्व कप 2022 में बीती रात 2 रोमांचक मुकाबले खेले गए। लुसाइल स्टेडियम में खेले गए ग्रुप जी की ब्राजील और कैमरून के बीच पहले मैच में पासा पूरी तरह पलट गया, जहां कैमरून ने ब्राजील को 1-0 से हरा दिया। वहीं रासू अबी अबाउट स्टेडियम में ग्रुप जी की स्विट्जरलैंड और सर्बिया के बीच खेले गए मैच में सर्बिया अच्छे प्रयास करने के बाद भी हार गई और स्विट्जरलैंड ने 3-2 से मैच जीत लिया। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक पिचाई को व्यापार और उद्योग श्रेणी में वर्ष 2022 के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने प्रदान किया है। इस दौरान गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि मैं इस सम्मान के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों का हृदय से आभारी हूँ और मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ इसे अपने साथ लेकर जाता हूँ और मैं गूगल तथा भारत के बीच महान साझेदारी को जारी रखने की आशा करता हूँ, क्योंकि हम अधिक लोगों तक प्रौद्योगिकी के लाभ पहुँचाने के लिए मिलकर काम करते हैं।